नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं युवा देश, स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष की बजाय एनडीए उम्मीदवार का मायावती ने क्यों किया समर्थन। साथ ही आपको बताएंगे यूपी में घर घर रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है। लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रामगोपाल यादव की मुलाकात के बाद सपा विरोधियों के हल्ला बोली। दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में उस वक्त हल्ला मच गया जब सपा महासचिव रामगोपाल यादव अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने सीएम हाउस पहुंच गए। बाद में सपा ने जानकारी दी कि अपने पार्टी महासचिव ने यहां सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई के मुद्दे पर बातचीत की थी। लेकिन इस मुलाकात को लेकर शिवपाल यादव की तरफ उठाए सवालों के बाद अब सपा के दूर जा चुके ओम प्रकाश राजभर ने भी रामगोपाल यादव पर सवाल उठा दिए। दो दिन पहले सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सपा महासचिव रामगोपाल यादव की मुलाकात के बाद अपने ही पुराने सहयोगियों के निशाने पर आ चुके सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने आज खुद सामने आकर सीएम से मुलाकात पर सफाई दी और कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मुलाकात स्वस्थ लोकतंत्र की मिसाल है। हम हिंदुस्तान के मंत्रियों से रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न छुपा सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरोध कर सकती। सीएम से रामगोपाल की मीटिंग के फौरन बाद ही सपा ने साफ कर दिया था कि कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर मुख्यमंत्री से रामगोपाल यादव ने बात की। लेकिन राजभर को सपा की ये बात हजम नहीं हो रही। राजभर सवाल उठा रहे हैं कि जब आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बाद भी सपा ने उत्पीड़न का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जब अपनों पर बात आई तो रामगोपाल यादव सीएम से मिलने पहुंच गए। 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भू माफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं है उत्पीड़न के शिकार। सिर्फ राजभर ही नहीं, कल शिवपाल यादव, सुभाषपा और महान दल ने उत्पीड़न की शिकायत के मामले पर सपा पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था, क्योंकि इससे पहले आजम समेत कई नेताओं पर योगी सरकार में कानून का चाबुक चल चुका है, लेकिन तब सपा की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सीएम योगी से रामगोपाल यादव को मिले 2 दिन बीत गए, लेकिन रामगोपाल यादव पर सियासी हमले बंद नहीं हो रहे। और अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल किए। इस पर बात करेंगे अपर्णा यादव से। बीजेपी नेता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं और परिवार को जानती हैं, अच्छे से समझती हैं। अपर्णा जी, जिस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल यादव है, ठीक है, राज्यसभा सदस्य कोई भी मुख्यमंत्री से मिल सकता है, इसमें कोई सवाल या हम कहें कि ऐसी चीज़ नहीं कि कोई सवाल खड़े कर। पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि भाई वो तो मुसलमानों की भी बात, पिछड़ों की भी बात, सबकी बात करने गए थे। चिट्ठी सामने आई तो केवल एक व्यक्ति विशेष, उनके रिश्तेदार हैं क्या करीबी? देखिए, रिश्तेदार हैं नहीं हैं ये एक बात अलग है, पर मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम के अगेंस्ट। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध से जुड़ा है या अपराधी प्रकृति का है और उसकी जांच में अगर पाया जाएगा कि वो अपराध करा है उसने, तो उस पर कठोर दंड नीति का एप्लीकेशन होगा। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके की चिट्ठी पत्री दे करके उन्होंने, और जिस तरह से ये खुल गया सबके सामने, खुद ही के लिए वो मुझे लगता है कि एक विषय बन गया है उनके लिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब कोई बहुत आज के राजनीति के नहीं, काफ़ी समय से राजनीति में हैं। उन्होंने इस तरीके का बात पहले क्यों बोली और क्या इसके पीछे मंतव्य था, ये तो वही बता पाएंगे। पर बीजेपी की ये पॉलिसी है कि इट इज़ अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट क्रिमिनल्स।
देयर इज़ नो स्पेस फॉर क्रिमिनल्स इन आवर पार्टी नॉर इन द सरकार। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की चिट्ठी दे करके जो है न्यायिक प्रक्रिया में एक कह लीजिए कि दखल देना ये अच्छी बात नहीं किसी के लिए भी, क्योंकि अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिसका जो भी होगा वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो मैं समझती हूँ न्याय व्यवस्था को अपनी तरीके से काम करने देना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी दी तो उसमें एक ही व्यक्ति का जिक्र और भूमाफिया और बहुत सारी ज़मीनों पे कब्जा करने का भी आरोप। सरकार में मुझे नहीं लगता है कि प्रेशर बनाने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि परम पूज्य आदरणीय महाराज जी हमेशा से जो है जिस तरह से उन्होंने चाहे बुलडोज़र के बारे में कहा हो, चाहे उन्होंने जो है किसी जाति या समुदाय को ना देखते हुए उन्होंने हर क्रिमिनल को उसी दंड नीति से दंड दिया जिसके वो अधिकारी हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी देने का काम किया महाराज जी ने पहली सरकार में भी और अब की सरकार जो दूसरी सरकार बनी उसमें भी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी हमारे बोलते रहते बार बार कि जो है जस्टिस इज़ फॉर एवरीवन, जस्टिस डिले नहीं होनी चाहिए, जो है जस्टिस सबके लिए है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की अवरोध पैदा करने से कुछ नहीं होगा। इट विल क्रिएट मोर टेंशन जैसे कि हो रहा है। और इस बीच यूपी की सियासत से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है। सपा नेता से नाराज हो गया है आजम परिवार। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने नसीहत दी है और सपा नेता को नसीहत दी है कि अपने स्तर तक की बात करें, पिता आजम तक पहुंचे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। देखिए ये ट्वीट कर ये लिखा है अब्दुल्ला आजम ने, सपा नेता से नाराज आजम परिवार दिखा है, जहां सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने ये नसीहत दी है। इस ट्वीट के माध्यम से सपा नेता को नसीहत देते हुए अब्दुल्ला आजम ने लिखा है कि अपने स्तर तक की बात करें, पिता आजम तक पहुंचे तो बात दूर तक जाएगी। अब्दुल्ला आजम ने ये साफ शब्दों में लिख दिया है। दरअसल सपा नेता रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात के बाद ये पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम ने सपा नेता उदयवीर का नाम लिए बगैर ये तंज कसा है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने बिना नाम लिए सपा नेता को पार्टी की बर्बादी का जिम्मेदार तक करार दे दिया और ये वही बात है जो अभी तक ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे। तो साफ शब्दों में ये ट्वीट के माध्यम से अब लिख दिया है। माना जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम ने ये नसीहत सपा नेता उदयवीर सिंह को दी है। और ऐसा क्यों है वो इस बयान से आप समझ सकते हैं। तो उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, जिस तरीके से ये बात कही अब्दुल्ला आजम ने, ये तार कहां से जुड़ रहे हैं इस चेतावनी के कि अगर पिता तक पहुंचे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी? देखिए, पूरा मामला वही है जो प्रोफेसर रामगोपाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उनकी जो चिट्ठी सामने आई और उसके बाद से जिस तरह से शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था, तो उसके बाद से आज उदयवीर सिंह ने एबीपी गंगा के साथ बातचीत में ये कहा था कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसा नहीं है। आजम खान के लिए भी पार्टी ने बहुत लड़ाई लड़ी है, उनका बहुत साथ दिया है उस समय में। इसी बात को लेकर के जब अब्दुल्ला आजम को ये जानकारी हुई कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने आजम खान के लिए कहा कि पार्टी ने उनका साथ दिया, पार्टी ने उनकी लड़ाई लड़ी है, और इस बात को लेकर के अब्दुल्ला आजम नाराज हैं। उनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के अगर प्रवक्ता हैं तो समाजवादी पार्टी की बात करें, आजम खान या अब्दुल्ला आजम या आजम खान के परिवार की बात या उनका प्रतिनिधित्व ना माना जाए। तो अब्दुल्ला आजम बहुत नाराज हैं प्रवक्ता के बयान से। उनका कहना है क्योंकि ये नाराजगी आजम खान परिवार की पहले भी देखने को मिली थी, लेकिन एक बार क्योंकि अखिलेश यादव से आजम खान परिवार के और मुलायम सिंह यादव से जो आजम खान का परिवार है और जो सैफई परिवार है, उनके संबंध इतने गहरे हैं। उनका कहना है कि बीच में किसी और को बोलने की बिल्कुल बीच में कोई और आएगा तो फिर सीधे तौर से चेतावनी ये है कि ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। तो माना जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम ने ये नसीहत साफ तौर पर सपा नेता उदयवीर सिंह को दी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बयान आया है और बयान को लेकर बात बहुत आगे तक निकल गई।
माननीय आजम साहब के साथ बहुत अन्याय हुआ है और बहुत लंबी लड़ाई भी उन्होंने भी लड़ी है, पार्टी ने भी लड़ी है। कई बार विधान परिषद को रोका गया, कार्रवाई रोकी गई, कई बार विधानसभा रोकी गई। विधान परिषद में इस सवाल को मैंने खुद ही उठाया था, विधानसभा में सीनियर लोगों ने उठाया था, उसके बाद लोकसभा में इस पे कई बार बात हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद 2 बार रामपुर गए इसी विषय पर। तो बहुत सारा काम हुआ, बहुत जगह जगह इस मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि आजम साहब का विषय बहुत बड़ा था और उनके साथ एक तरफा। राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि भारी संख्या में विपक्षी दलों के वोट हासिल करके द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी एकता में सेंध लग गई है। बिल्कुल, दरअसल मायावती ने फैसला किया है कि राष्ट्रपति चुनाव की तरह उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी को वोट करेगी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन समाज के लोग हैं, उनके दिमाग में ये सोच भेजनी बहुत जरूरी है कि हम लोग आपके समाज के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उनकी वोट हमें मिल सकें और हम मजबूत स्थिति में आ सकें। बसपा के एनडीए प्रत्याशी को समर्थन का फैसला लेते ही भाजपा ने आगे आकर मायावती का आभार जताया। धनखड़ जी को जिस ढंग से उन्होंने अपना समर्थन दिया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा था और उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा विपक्ष का चेहरा है। लेकिन विपक्ष के दोनों प्रत्याशियों को समर्थन नहीं देने पर सपा और कांग्रेस ने मायावती पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगा दिया। बहुजन समाज पार्टी हर कदम पर भाजपा की मदद कर रही है, उसके निर्णय की हाँ में हाँ मिला रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से इस बात को जानती थी कि बसपा और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब भाजपा संकट में फंसती है, बहन जी उसकी मददगार के रूप में खड़ी होती हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी कहती थी, एक के बाद एक अपने आप में प्रमाणित होता जा रहा है। सपा और कांग्रेस भले ही बसपा पर भाजपा से नजदीकी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मायावती के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि कई पराजय का सामना करने के बाद भी बात जब एनडीए से मुकाबले की हो तो हर मौके पर विपक्ष का बिखराव सामने आ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं एनडीए प्रत्याशी को मायावती के समर्थन करने पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच भाजपा उनका धन्यवाद कर रही है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि मायावती ने किसान पुत्र जगदीप धनखड़ के समर्थन किया, साथ ही विरोधियों को भी जवाब दिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है। बात करें, मायावती ने खुद ट्वीट करके इसका ऐलान किया है। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी हैं। मंत्री जी, ये बताएं, एक बार फिर से बसपा जो है आप लोग के साथ नजर आ रही है, पहले राष्ट्रपति चुनाव और अब उपराष्ट्रपति चुनाव। सबसे पहले मैं आदरणीय बहन मायावती जी को पूरे एनडीए परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसान पुत्र श्री जगदीप जी के लिए जो अपना समर्थन व्यक्त किया है, ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के जितने मत हैं, जितने सांसद हैं, उससे कहीं ज़्यादा मत हमारे एनडीए के उम्मीदवार को मिलने जा रहे हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में जिनको विश्वास है, हमारे गृह मंत्री जी का जो एक विजन है, उसके साथ बहुत सारे लोग जो एनडीए से बाहर भी हैं वो मजबूती के साथ खड़े हैं। मंत्री जी, एक सवाल इससे हटकर लेना चाहेंगे कि प्रोफेसर राम गोपाल जी ने अभी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री से, एक पत्र भी वहां पर दिया था और उसी पत्र को ट्वीट करके शिवपाल यादव ने निशाना साधा है। कहा कि जब आजम खान के ऊपर समस्या थी, जब नाहिद हसन का मामला था, शहजुल इस्लाम का मामला था, तब ये लड़ाई नहीं लड़ी गई। उन्होंने सवाल उठाए इसे लेकर। देखिए, हमारी सरकार किसी भी भूमाफिया को बख्शने नहीं जा रही है और निश्चित तौर पे जो गलत व्यक्ति होगा सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, इसमें कोई वो नहीं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गोरखपुर में सीएम योगी ने अहम बैठक की। गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां समीक्षा बैठक की।
सीएम ने गोरखपुर मंडल की ये समीक्षा बैठक ली, जहां विकास, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये बैठक हुई। तो दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कमिश्नर सभागार में की थी। लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और तमाम जो काम चल रहे विकास के उसकी समीक्षा की। खबर है कि इस बैठक में सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर जताई नाराजगी, जहां गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर नाराजगी जताई गई। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही लापरवाही करने वालों पर केस भी हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर परिवार में एक रोजगार देने का बड़ा ऐलान किया। और अपनी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए योगी सरकार ने क्या खाका खींचा है, रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के वादे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार जल्द ही प्रदेश के हर परिवार की स्किल मैपिंग शुरू करवाने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन किन योजनाओं को प्राप्त कर रहा है। गोरखपुर में रोजगार मेले के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकरी और रोजगार हासिल करने के लिए युवाओं को तकनीकी तौर पर खुद तैयार करने की भी अपील की, ताकि दक्षता के अनुसार युवा रोजगार हासिल कर पाएं। जिन लोगों ने स्नातक की डिग्री ले ली है वे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी लें, टाइपिंग सीखें, क्लेरिकल जॉब में जो जाना चाहता है थोड़ा शॉर्ट हैंड का जानकारी भी ले लें। बहुत अवसर है, अवसरों की कमी नहीं है। रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा पिछले 5 साल में 60 लाख हस्तशिल्पियों और कारीगरों को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए बैंक लोन मुहैया करवाए गए। यही वजह है कि कोरोना के बावजूद आज यूपी में बेरोजगारी दर 2.7% तक आ गई है और रोजगार के नए रोड मैप के जरिए से और निचले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जेल में बंद माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। अब्बास की जमानत पर फैसला सुरक्षित है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कल आएगा अब्बास अंसारी की जमानत पर फैसला। ये बड़ी खबर, अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने का ये मामला है। इस मामले में फरार चल रहे सपा विधायक अब्बास पर जहां एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, फैसला सुरक्षित रख लिया है। फरार अब्बास अंसारी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। तो दरअसल इस मामले में फरार चल रहे अब्बास अंसारी को लेकर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए थे कि 10 अगस्त तक अब्बास अंसारी को पकड़कर अदालत में पेश करें और इसी मामले में अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका लगाई थी। फैसला सुरक्षित है और कल इस पर फैसला आएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने का ये मामला। अपनी शिकायत और समस्या लेकर थाने और पुलिस चौकी पहुंचने पर ज्यादातर मामलों में पुलिस का बर्ताव कैसा होता है, ये आप सबको पता है। किसी शिकायत पर पुलिस फौरन कार्रवाई करने से मना कर देती है और ऐसा ही मेरठ में एक दरोगा ने शिकायत करने पर पहुंची एक पीड़ित महिला के साथ किया। लेकिन इस लापरवाही पर दरोगा के साथ महिला आयोग की पदाधिकारी ने जो किया, मेरठ के मवाना थाने के दरोगा ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। भरी जन सुनवाई में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष से ऐसी फटकार लगेगी, इसका मेरठ के मवाना थाने के दरोगा को जरा भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी जिस पर राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुषमा सिंह का गुस्सा बेकाबू हो गया। वो तो रेट लगा रहे हैं लड़कियों का, महिलाओं के रेट लगा रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। आपकी नहीं है, पढ़ाई लिखी नहीं हो, पढ़वाओ, पढ़वाई से कैसे झूठ बोलती हो सर? आप घर में तुम्हारी बेटियां नहीं है? क्या लिखा है इसमें? इतना मिलने के बाद तो वैसे ही वो तुम्हारा जो है होटल सील हो जाना चाहिए।
मैडम के सामने खड़ी महिला ने दरोगा से शिकायत की थी कि एक होटल संचालक उसकी बेटी के बारे में चैट के जरिए आपत्तिजनक बातें करता है, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई न करना ही दरोगा को आज भारी पड़ गया। इसीलिए एसपी ऑफिस में भेजे थे, मेरे को भेजने बताती हूँ कैसे, और इसका जरा रखना, इसको नहीं खड़ा कर हुआ। घर में बेटियां हैं, समाज में रहते हो, सामाजिक हो, कोई आदमी किसी औरत का रेट लगा रहा है, वो क्या काम करता है? क्या काम करता है वो? 2 दिन से तुमको फुर्सत नहीं मिली? मतलब लड़कियों की के और तू तमाशा देखे? सस्पेंड हो जाना चाहिए तुमको तो। दरोगा की क्लास लगाने के बाद राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने आरोपी होटल संचालक के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। पकड़ो इस आदमी को, भी चैटिंग कॉपी निकालो, इस आदमी को पकड़ो। कौन है ये आदमी? अभी के भी पकड़ो इसको, और कौन सा होटल है उसको बंद करा दो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित किए गए वर्चुअल समारोह में पीएम मोदी की तारीफ के बाद इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट में अब सनातन धर्म की पढ़ाई की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। सनातन धर्म की पढ़ाई के लिए प्रस्ताव पास भी हो चुका है और अब सिर्फ प्रस्ताव पर मुहर लगनी बाकी है। यूनिवर्सिटी में जल्द ही छात्र सनातन धर्म का पाठ पढ़ेंगे। पाकिस्तानी लेखक की किताबों पर बैन लगाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी। एएमयू के इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सभी मजहबों की बारीकियां सिखाना है। इस चीज़ की एक्चुअली 50 साल से ही हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है, ये शिया सुन्नी दोनों। इस बार इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को अमल में लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और बहुत जल्दी एमए के कोर्स में इसे बहुत मुमकिन है अडॉप्ट किया जाएगा। और ये एक अच्छी मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर वेश, हर भूषा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फिलहाल इसके सिलेबस पर काम हो रहा है। इसके बाद कंपैरेटिव रिलीजन नाम से इस कोर्स को शुरू किया जाएगा। इस कोर्स के जरिए विद्यार्थियों को सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ में छात्रों को दूसरे धर्मों के बारे में भी तुलनात्मक रूप से विस्तार से पढ़ाया जाएगा। हालांकि एएमयू के थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने विश्वविद्यालय के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। होना चाहिए, लेकिन उसका इस्लामिक स्टडीज से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामिक कोई धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता। जब कोई धर्म नहीं पढ़ाया जाता तो खाली सनातन क्यों पढ़ाया जाएगा? जब इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता, जब ईसाइयत नहीं पढ़ाई जाती, जब हमारे थियोलॉजी में इस्लाम, ईसाइयत, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी। बहरहाल एएमयू के इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि अगले सेशन से इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब अगली खबर प्रयागराज से है, जिसे देखकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किसी की मौत के बाद भी कोई कितना पत्थर दिल हो सकता है। प्रयागराज में 9 साल के बच्चे की मौत हुई, लेकिन अस्पताल से घर ले जाने के लिए पिता को एम्बुलेंस नहीं दी। वहाँ के प्रधान ने कोई सहायता की? एक पिता के लिए इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि उसे अपने बच्चे के शव को कंधा देना पड़े। एक माँ के लिए इससे बड़ा बोझ क्या हो सकता है कि वो अपने जिगर के टुकड़े को बिजली विभाग के निकम्मेपन से नहीं बचा सकी और अब उसके शव को भीगने से नहीं बचा पा रही है। अगर सिस्टम भले लोगों का होता तो इन तस्वीरों को देखने के बाद वो डूबकर मर जाते चुल्लू भर पानी में। लेकिन यकीन मानिए, अपने बेटे को खो चुके एक बेबस बाप से एम्बुलेंस के पैसे मांगने वाले कारिंदे और सफेद कोट वाले आकाओं का उफनती यमुना में शर्म से पैर का अंगूठा तक नहीं भीगेगा। एम्बुलेंस की सुविधा कोई नहीं दिया, तो फिर एम्बुलेंस हुआ तो पैसा मांग रहे हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं यार। मैडम जो अधिकारी ने रोक के बच्चे के कहे कि आप रुको, मैं पैसा दे रही हूँ तुमको, 4000 लागे 5000 लागे मैं देंगे नहीं। सचमुच एक पीड़ित बाप की ये बेबसी सुनकर हिल जाता है कलेजा। करछना के डीह गांव के बजरंगी यादव का 9 साल का बेटा गांव में बिजली के खंभे के करंट की चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई।
एम्बुलेंस के बदले पैसे मांगने की घटना पर प्रयागराज मंडल के कमिश्नर का बयान आया, तब लगा कि असंवेदनशीलता की जो धारा शहर में अफसरों ने बहा दी है, इसकी खबर संगम तक पहुंच गई तो गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा शर्म से सूख जाएगी। एक उच्च स्तरीय इसकी एक जांच करा ली जाएगी। यदि जांच में कहीं से भी कोई लैप्स आते हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मजबूरी के चलते सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी का भी ईमान होता है, वो भी राह चलते बेजुबानों को अपने भीख के हिस्से का खाना खिला देता है। लेकिन बच्चे की मौत के बाद एक पिता से एम्बुलेंस के पैसे मांग लेने वाले कौन से जानवर हैं, इस बात के शोध की जरूरत कम से कम प्रयागराज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों की नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। गंगा, यमुना, गंडक, नारायणी समेत कई नदियों के उफान पर होने की वजह से कोना कोना पानी पानी हो गया। नदियां जिन जिन जिलों से गुजरती हैं वहां सबकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि नदियों का जल स्तर लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है और अधिकारी भी टेंशन में हैं। पहले आई बारिश, फिर बाढ़ और उसके साथ आई बर्बादी। ये पीलीभीत के कलीनगर के पास शारदा नदी की तस्वीर है, जो आसपास के गांव वालों को डराने लगी है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बरसात के बाद कलीनगर में बदहाल व्यवस्था लोगों के लिए आफत बढ़ा चुकी है। पीलीभीत के कलीनगर ब्लॉक की 80 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान होता है। पिछली बार भी बाढ़ की त्रासदी से लोगों के घर उजड़ गए थे और सैकड़ों एकड़ जमीन शारदा के आगोश में समा गई थी, जिसकी भरपाई अब तक नहीं हो सकी है। गांव के लोगों ने किस तरह जान बचाई थी, इस बार भी अब तक जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की है। बस तमाम दर्जनों गांव में नौजलिया सहित रमनगरा, महाराजपुर सहित तमाम गांव के लोगों में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिसको लेकर एयरफोर्स ने यहां पर रेस्क्यू कर तमाम सारी व्यवस्थाओं को सुधारने का दावा पेश किया था, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो कासगंज में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कासगंज जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए। गंगा के तटवर्ती इलाकों में और रास्तों तक पानी पहुंच गया है। निचले खेतों की सैकड़ों एकड़ फसलों में भी बाढ़ का पानी भर गया। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। गांव वाले जान खतरे में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं। नरौरा बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी 2 दिन में छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते लगातार लो फ्लड के हालात कासगंज जनपद के तटवर्ती इलाकों में बन गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ही बिजनौर बैराज से 56,820 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अमरोहा के गंगा खादर क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा होने शुरू हो गए, जिसके चलते खेतों में पानी भर गया है। ग्रामीणों को पशुओं का चारा लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें जैसे इतना पानी है तो किस तरह की परेशानी आप? अब बहुत परेशानी है हमें, तो ये देख लो मजबूरी है सब। अच्छा, कहाँ बचाएंगे? तो इसमें जो है उसको फसल का कोई नुकसान पानी से? बहुत फसल मर गई हमारे, तब मिर्च मर तो गई। पशुओं के चारे के लिए कैसे करती हो आप? अब ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ बूझे मती। अच्छा, कोई क्षेत्रीय विधायक कोई आते देखने नहीं आते? अरे ना आते देखने। गंगा के जलस्तर में 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो खतरे के निशान से करीब 2 मीटर दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आसमानी अटैक का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। बारिश आफत का रूप बन चुकी है और बाढ़ भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। जो जिले बचे हुए हैं वो लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के खतरे के सामने खड़े हैं। खतरे में जिंदगी, बर्बादी की आहट। पहाड़ों पर बारिश, मैदानी इलाकों में आफत। बढ़ते सैलाब से नदियों का रौद्र रूप। बारिश बेशक पहाड़ी इलाकों में हो रही है, लेकिन उसका खौफ मैदानी इलाकों में ये तस्वीरें बता रही है। कानपुर शहर में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। समझ नहीं आ रहा कि सड़क कहाँ है और नदी कहाँ है। सड़कों पर कारें तो हैं, लेकिन वो चल नहीं, तैर रही हैं। कार का हताश निराश ड्राइवर कार के ऊपर ही बैठ गया है, क्योंकि सड़क पर तो घुटनों तक पानी भर गया है।
कार चलाएं तो चलाएं कहां? नगर निगम ने ड्रोन कैमरे से नालों की सफाई की मॉनिटरिंग करवाई थी, लेकिन तस्वीरें देखकर तो लगता नहीं कि सफाई भी हुई है। 2 घंटे की बारिश ने कस्बों की सड़क पर भर दिया लबालब पानी। आलम ये हो चुका है कि लोग पानी में डूबकर रिस्क लेकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ गंगा किनारे कटान की वजह से हजारों बीघा लहलहाती फसलें गंगा में समा गई हैं। गंगा किनारे लाखों रुपयों की लागत से बन रहा सरकारी स्कूल भी सैलाब की जद में आ गया है। गंगा किनारे अस्थायी स्टैंड्स लगाने और लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन गंगा के तेज बहाव के आगे कुछ भी कर पाने के लिए बेबस और मजबूर नजर आ रहा है। कृष्ण की नगरी मथुरा भी पहाड़ी बारिश की आगोश में है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर लगातार खतरे के निशान के पास बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूल की एक बस रेलवे फाटक के सिग्नल होने के बाद भी उसे पार कर रही थी। शुक्र है कि बस में बच्चे नहीं थे, वरना आज क्या हो जाता इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जरा सोचिए, अगर इस स्कूल बस में बच्चे होते तो ये तस्वीर और कितनी डरावनी हो जाती। लेकिन गनीमत ये थी कि बेपरवाह ड्राइवर के हवाले कर दी गई ये स्कूल बस पूरी तरह से खाली थी। लापरवाही की ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन आने की सूचना मिलने पर रेलवे क्रॉसिंग के फाटक बंद किए जा रहे थे। इस दौरान क्रॉसिंग पर सिर्फ एक मोटरसाइकिल सवार ही गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही क्रॉसिंग के फाटक बंद होने लगे, उसी वक्त एक प्राइवेट स्कूल की बस दनदनाते हुए आ गई और जल्दबाजी में क्रॉसिंग पार करने के चक्कर में बैरियर से जा टकराई। लेकिन जब इस पर भी बस नहीं रुकी तो क्रॉसिंग पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को दूसरे छोर का फाटक खोलना पड़ा और ट्रेन आने से पहले बस को जल्द से जल्द रेलवे क्रॉसिंग के पार करवाया गया। लेकिन हादसों की तमाम घटनाएं सामने आने के बावजूद स्कूल बस के साथ ऐसी लापरवाही के लिए ड्राइवर ही नहीं बल्कि वो स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार है, जो ऐसे वाहन चालकों के भरोसे मासूम बच्चों को छोड़ दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। चलिए अब बात करते हैं काशी की। काशी में कुल 84 घाट हैं और इनमें से किसी पर भी घूमने फिरने के लिए आपको कोई पैसे नहीं चुकाने पड़े। लेकिन आज वाराणसी के नमो घाट पर सरकार ने 2 फैसले लिए। पहला कि घाट पर घूमने और टहलने के लिए सैलानियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, जिसका विरोध होने लगा। प्रशासन ने दूसरा फैसला लिया, अपने पहले फैसले को तुरंत रद्द कर दिया। वाराणसी के इस घाट पर घूमने के लिए आपको पैसे चुकाने होंगे। 10 रुपए का ये टिकट है और अब जो भी व्यक्ति घाट पर जाएगा ये टिकट लेकर ही जाएगा। वाराणसी में कुल 84 घाट हैं। किसी पर भी कोई एंट्री फीस नहीं ली जाती। ऐसे में काशी के किसी घाट पर पहली बार कोई फीस लगाए जाने पर तुरंत विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस और सपा ने इसका विरोध किया तो पर्यटकों को भी ये फैसला मनमानी भरा लगा। टिकट काट रहे हैं, लेकिन टिकट लेकर तो घूमेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे, नहीं घूमेंगे हम। टिकट लेके नहीं घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। नहीं घूमेंगे तो ही ठीक है। पैसा कहाँ पे, अगर मतलब 10 लोग हम लोग आएंगे परिवार की फैमिली का, 10 लोग का 100 रुपये देना पड़ेगा, 10 लोग का, तो कहाँ से पैसा उतना आएगा। भारी विरोध और प्रदर्शन की धमकी के बीच सरकार ने घाट पर लगाए जाने वाले टिकट को रद्द कर दिया। ऐसा कुछ हुआ होगा, हो सकता है कुछ त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ हो, अनजानकारी में हुआ हो, तो दिखवा लेंगे। अगर कोई जानबूझ के किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई।
काशी के अर्धचंद्राकार घाटों के अंतिम छोर पर स्थित खिड़किया घाट को प्रशासन ने नमो घाट के रूप में नया कलेवर दे दिया है, जिसका साल 2019 में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। नमो घाट काशी का पहला ऐसा घाट होगा जो जल, थल और वायु मार्ग से जुड़ा होगा। सूर्य नमस्कार को समर्पित इस घाट को 34 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसके पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। सवाल है कि जिस घाट के दूसरे चरण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उस अधूरे प्रोजेक्ट पर अभी से शुल्क कैसे लगाया जा रहा है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।